तो देखें, एआई का दौर तो है और इसमें कोई शक नहीं है कि सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएगी। और गूगल खुद भी कहता है कि मैं ये नहीं देखता कि प्लेजराइज कंटेंट है या डुप्लीकेट कंटेंट है, मैं ये देखता हूँ कि इन्फॉर्मेशन को मैनेज कैसे किया हुआ है। वैल्यू एडिशन। जब गूगल ने कह दिया कि मैंने जो है प्लेजराइज कंटेंट नहीं देखना और कंटेंट की क्वालिटी इतना फोकस नहीं रखनी, और जब आप एआई कंटेंट की बात करते हैं फिर सैंडबॉक्स की परेशानी लोगों को लग जाती है। तो देखें, ये ना एक एल्गोरिदम है। है गाइस, अस्सलाम वालेकुम, बखैर इस्माइल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल सक्सेस आवर इस्माइल के साथ इस वक्त हम मुल्तान पहुंच चुके हैं और हमारे साथ जो गेस्ट है वो एक वेल नोन पर्सनालिटी है जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड यूट्यूब की दुनिया में अपना नाम रखते हैं और बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता भी होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो आज पता लग जाएगा। एक ऐसा इंसान, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा एसईओ की दुनिया का बंदा जो कि लास्ट 15 ईयर से इस फील्ड में काम कर रहा है। वो टाइम जब हमें इस फील्ड का पता भी नहीं था। तो चलिए इनकी ज़िंदगी के वो राज आज जानेंगे जिसका हमें नहीं पता। कैसे इस फील्ड में आए, किन किन हर्डल से गुजरना पड़ा और उसके बाद आज कैसे 3 सक्सेसफुल ऑफिसेज रन कर रहे हैं। तो चलिए आपको मिलाते हैं असबर भाई से, असबर अली जो कि एक वेल नोन पर्सनालिटी है मुल्तान से। सर वेलकम करते हैं आपको। वेलकम तो वैसे हमें वो करना चाहिए था आपने क्योंकि हम मुल्तान में बैठे हैं, लेकिन वेलकम करते हैं आपको सक्सेस ऑफ इस्माइल ब्लॉगर में। आई होप कि आज हमें वो चीज़ें सीखने को मिलेगी जो कि अभी तक न हमें पता है न दुनिया को पता है। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आप मुल्तान आए और आपने टाइम दिया और मुझे मौका दिया अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस करने का, और थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉपरली। और हु इज़ असबर अली, कहाँ से है, क्या उनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है और उसके साथ साथ इस ऑनलाइन फील्ड में कैसे आए? जर्नी स्टार्ट होती है कोई 15 से 17 साल पहले, और आम आदमी की तरह मैंने भी इसको ऐसे ही समझा कि ये फील्ड जो है वो बहुत कुछ देगी। थोड़ा सा काम किया और स्टार्ट मैंने तब किया था जबकि कोई इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, यूट्यूब नहीं था, गूगल नहीं था और भी इस तरह से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो कि लर्निंग के लिए यूज़ किया जा सके। तो मेरे ही रिलेटिव, मेरे ही रिश्ते में मामू जो है वो मुझे उन्होंने आइडिया दिया कि ऐसे ऐसे काम किया जा सकता है। उस टाइम ना गूगल था ना यूट्यूब था, तो अपने नॉलेज के हिसाब से चीज़ों को एक्सप्लोर किया और एक मॉडल के थ्रू जो है वो मनी मेकिंग स्टार्ट हुई। और फंड डॉलर जो मैंने अर्न किया, अपनी लाइफ की फ़र्स्ट इनकम जो मैंने अर्न की, वो जितनी मुझे अर्न हुई उस टाइम में अंडर एज था, और अंडर एज था तो मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं था, और उस वक्त जो है वो बैंकिंग सिस्टम इतना स्टेबल नहीं था कि वो इनकम पाकिस्तान में लाई जा सकती किसी स्मूथली प्लेटफॉर्म से। तो बेसिकली उस टाइम चेक वहाँ से सेंड होते थे, जो चेक यहाँ पर पहुँचते थे। अगर आप चेक जो है वो स्पीडली मंगवाना चाहते हैं, $25 एक्स्ट्रा आपकी इनकम में से डिडक्ट होता था, तो फिर वो इनकम वहाँ पहुँचती थी। अब वो चेक मेरे हाथ में आ गया, वो मेरी मदर के अकाउंट में मैंने डिपॉजिट किया। फिर वो इंटरनेशनल चेक होता था, वो क्लियरिंग में अप्रॉक्सीमेटली 25 डेज़ टू 45 डेज़ ले जाता था। तो एट द एंड जो मुझे इनकम मिलती थी तो तकरीबन कोई 60 टू 90 डेज़ के बाद जो है वो मुझे रिसीव होती थी। तो जब ये इनकम आई मेरे पास तो सराउंडिंग में लोगों को भी लगा कि हाँ जी कुछ हो सकता है, कुछ बंदा किसी ठीक डायरेक्शन पे चल रहा है। 6 मंथ्स लगे थे मुझे अपनी फ़र्स्ट इनकम जनरेट करने में। उसके बाद जो है वो ऑन एंड ऑफ जब चीज़ जो पहली इनकम होती है ना, वो बड़ी आपकी जो है वो आपको मोटिवेशन देती है और वहाँ से आप जो है ना वो बड़ी मोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ हवाई वाला फैक्टर भी था कि लोग कहते हैं जी हवाई रोज़ी है और स्टेबल नहीं है इनकम, इस तरह से। तो फिर क्या किया कि फैमिली प्रेशर भी होता था कि जॉब करो, टाइम ज़ाया कर रहे हो और किसी जॉब की तरफ जाए। तो साथ साथ मैंने एक टेलीकॉम कंपनी को भी ज्वाइन किया। सिम्स बेचा करता था मैं उस टाइम मॉर्निंग में, और इवनिंग में जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू करता था, और उसके साथ साथ जो है वो ऑनलाइन को मैं रात का टाइम देता था, क्योंकि उस टाइम जो है वो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी इतनी मुश्किल होती थी कि रात को वो डायल अप फ़ोन के थ्रू जो है वो कनेक्ट होता था, वो सारा कुछ था। तो सिलसिला वहाँ से आगे चलता है और उसके बाद जो है अपनी मास्टर्स में कंप्लीट करता हूँ यहाँ से। और मैंने उसको एक, जब मेरी इनकम वहाँ से भी शुरू हो गई और मैं जॉब भी कर रहा था, तो उसके बाद जब मैंने दोनों इनकम को कंपेयर किया तो अल्टीमेटली ऑनलाइन इनकम जो है वो नंबर ज़्यादा ले गई। और फिर मैंने जॉब को स्किप किया और अपनी फुल टाइम इसको एक कमर्शियल की शक्ल दी कि थोड़ी सी बहुत छोटी सी एक टीम बिल्ड की और उसको जो है वहाँ पर कंटिन्यू किया। तो जब मैंने उसको कंटिन्यू किया तो उसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि वही मैकेनिज़्म, एक किसी गोरे यूएसए से आपको जब पेमेंट पाकिस्तान मंगवानी होती थी, 2009-10 की बात कर रहा हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा हर्डल होती थी आपको ना
कोई पाकिस्तान का अच्छा इमेज नहीं था और बैंकिंग सिस्टम हमारा ऐसा नहीं था कि 1 क्लिक में हम पाकिस्तान में पेमेंट रिसीव कर लें। तो फिर उसके बाद जो है वो मैंने अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई किया यूके के लिए और मैं यूके चला गया। वहाँ पर जाकर मैंने कंपनी रजिस्टर किया और उसके बाद जो है वो अपनी इनकम को स्टेबलाइज़ करने के लिए कंपनी रजिस्टर करने का मैकेनिज़्म ये था कि ताकि पेमेंट वहाँ रिसीव कर ली जाए और उसको पाकिस्तान जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाए। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, जो मुझे सुनने वाले हैं, इस मेरी सारी यहाँ तक स्टेज पर मेरे पेरेंट्स की बड़ी सपोर्ट रही। उनकी सपोर्ट थी और उनको लगता था कि जो कर रहा है ठीक कर रहा है, क्योंकि आज तो आपके पास बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज नज़र आती हैं। आपको इतनी सक्सेस स्टोरीज नज़र आती हैं तो फिर अब जो है वो उस तरह से चीज़ों को नहीं देखा जाता आज के दौर में जितना उस वक्त देखा जाता था। तो उनकी सपोर्ट मेरे साथ बहुत ज़्यादा रही। मैं यूके चला गया, वहाँ अपनी टीम बिल्ड करने की कोशिश की, पर उसी दौरान जो है वो मेरी मदर की डेथ हो गई। तो जब मदर की डेथ हो गई तो उसके बाद मेरे फादर जो है पाकिस्तान में थे, तो फिर डिसाइड मैंने ये किया कि शायद मैं वहाँ अपना करियर इम्प्रूव करता, वहीं अपना करियर जो है वो कंटिन्यू करता। तो फिर पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया और वहाँ के थ्रू, आइडेंटिटी के थ्रू कंपनी मेरी आज भी वहीं रजिस्टर है। जितने भी ऑनलाइन इनकम आती है वो यूके में आती है और उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी पाकिस्तानी टीम को जो है वो टीम वर्क करके जो है हम उस ऑर्डर को फुलफ़िल करते हैं। फिर सफ़र जब आगे शुरू होता है तो उसके बाद उसी चीज़ को, सारी फील्ड्स को एक्सप्लोर किया, जिसमें CPA आ जाता है, आपकी फ्रीलांसिंग आ जाती है, SEO आ जाती है और उसके बाद फिर अल्टीमेटली आपको एक फ़ील्ड डिसाइड करनी होती है। क्योंकि मसला ये होता है कि आप जब अपनी एनर्जी, आपके पास एक ही एनर्जी है, अगर आप उसे मुख्तलिफ़ चीज़ों पर डाइवर्ट करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आप डिट्रैक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो पैसिव इनकम में ज़्यादा था, क्योंकि मैंने फ्रीलांसिंग भी की, स्टेबिलिटी नहीं थी ऑर्डर्स की। मैंने काम बहुत ज़्यादा किया तो मुझे स्टेबिलिटी नहीं लगी, तो इसलिए मुझे लगा कि SEO ज़्यादा अच्छी जो है वो हो सकती है। फिर मैंने जो है वो पैसिव इनकम मुझे जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। पैसिव इनकम इन द सेंस ऑफ, मैं कहता हूँ कि जो डॉक्टर है वो जब तक ऑपरेशन नहीं करेगा उसको पैसे नहीं मिलेंगे, नाई जब तक बाल नहीं काटेगा उसको पैसे नहीं मिलेंगे। और ब्लॉगिंग और SEO एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पैसे आपके बन रहे हैं। तो ये जो है वो बेस्ट पार्ट था उसका, तो मुझे अट्रैक्ट भी किया और मेरी खुद भी फेवरेट थी और मुझे काफ़ी कुछ मैं उससे अर्न भी कर चुका था, तो मैंने उसी को कंटिन्यू किया। और उसके बाद फिर जब एक टाइम आता है जब आप सोचते हैं कि जो कि नॉलेज है अगर किसी के हेल्प हो सकती है, तो फिर मैंने अपना YouTube चैनल बनाया तकरीबन कोई 3 से 4 साल पहले। थोड़ी बहुत स्ट्रगल की और उसके बाद जो है वो जितना नॉलेज मेरे पास था SEO से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या और भी जितनी करंट फील्ड्स चल रही होती हैं, मैं अपना शेयर कर रहा होता हूँ नॉलेज अपने YouTube चैनल पर, किसी ना किसी तरह मैं सोसाइटी को हेल्प आउट कर सकूँ। वाह, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। असफर भाई ने आज प्रूव करवा दिया कि भाई वो कितना नॉलेज रखते हैं, कितना कमांड है अपनी फील्ड पे। स्ट्रेट टू द पॉइंट, ये बताइएगा, आप ज़्यादातर काम जो है वो SEO पे कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे, उसके साथ साथ आप जो है ऑफ कोर्स नीश वेबसाइट्स पर भी काम कर रहे होंगे। क्या लगता है कि जो कीवर्ड रिसर्च है, मैं सीधा पॉइंट पे आऊँगा, क्या रोल है एक कीवर्ड का एक वेबसाइट को रैंक करने में या एक आर्टिकल को रैंक करने में? देखें, कीवर्ड रिसर्च आप यूँ समझ लें कि एक इंसान होता है ना, जो उसकी तरबियत होती है वो मेन रोल रखती है। क्योंकि अगर आपने गलत कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, आप साल भी लगे रहेंगे, आपसे वो रैंक नहीं होने वाला। सही है। तो इसलिए मैंने अपने जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है उसमें मैंने मैक्सिमम वीडियो कीवर्ड रिसर्च पे रखता हूँ, इस वजह से क्योंकि 99% चीज़ें आपके कीवर्ड पे बेस कर रही हैं। यू कैन से कि एक बैकबोन है एग्जैक्टली एक ह्यूमन बॉडी में जिस तरह। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो मुझे ये बताइएगा कि कीवर्ड रिसर्च के हवाले से बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो वीडियोस बना रहे हैं, और इवन मैंने बड़े फेमस यूट्यूबर्स को देखा, वो कहते हैं कि भाई 1000 और 2000 से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स का एक न्यू भी टारगेट कर लो, आपका ब्लॉग बड़ा ज़बरदस्त ट्रैफिक जनरेट करेगा। आप क्या समझते हैं, क्या ऐसे कीवर्ड्स एक न्यूबी के लिए बेस्ट है टारगेट करना, या उनको ऐसे कीवर्ड्स पे काम करना चाहिए जिनकी डिफ़िकल्टीज कम हो, ज़ीरो सर्च वॉल्यूम हो, या स्टफ लाइक दैट? आप खुद बता दीजिएगा। देखिए, इन शॉर्ट आपने 2 मॉडल्स मैं इसमें समझता हूँ कि होने चाहिए। वो ये होते हैं कि आप की क्वांटिटी और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स कितना होगा, मैं इसके ऊपर अपना बेस बनाता हूँ। क्योंकि देखें, जब आप ज़्यादा आर्टिकल लिखते हैं तो फिर आप ज़्यादा वेरिएशन दे रहे होते हैं। जब ज़्यादा वेरिएशन दे रहे होते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके पास ट्रैफिक आने के लिए। तो मैं न्यूबी को हमेशा कहता हूँ कि बिल्कुल लो वॉल्यूम में रहें, लो कंपटीशन में रहें, क्योंकि बिगिनर को कुछ देखना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि आप वॉल्यूम गेम में चले जाएं और जहां आपके पास इंप्रेशन आ रहे हो और कन्वर्जन ना आ रही हो, तो वो ज़्यादा जो है वो आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि लो वॉल्यूम को ही टारगेट करें बिगिनर,
प्लस अगर आप क्वांटिटी, क्योंकि बिगिनर ज़्यादा क्वांटिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकता, तो अगर आप बिगिनर से मॉडरेट लेवल की तरफ जा चुके हैं और आप क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर आप ऐसी नीश में चले जाएं। इसका टेक्नोलॉजी है कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम है, छोटा ब्लॉगर भी जो है वो कुछ ना कुछ अर्न कर लेता है, तो वो नीच आपके लिए काम करेगी। बेहतरीन हो गया। देखिए फील्ड से रिलेवेंट बंदे के साथ जब बंदा बात करता है तो अच्छा लगता है। अब मेरे माइंड में ये बोल रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कीवर्ड रिसर्च से पहले एक टॉपिक को कवर करना बड़ा ज़रूरी है, एंड वो है माइक्रो निश वर्सेस मैक्रो निश। क्या समझते हैं? देखें, बात वही है कि कॉन्फिडेंस कितना है आपके पास। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने 1% भी कहीं सोच लिया ना कि रैंक नहीं होगी मेरे से, तो बिलीव मी कि वो रैंक बिल्कुल नहीं होगी आपसे। तो कॉन्फिडेंस मैटर करता है, वो मैक्रो हो या माइक्रो हो, आपकी रिसर्च मैटर करती है। अगर आपने उस कीवर्ड को स्पेसिफिकली उसका A to Z फैक्टर कवर कर लिया है, तो फिर क्या रीज़न बचता है कि आप रैंक नहीं हो सकेंगे, बशर्ते कि अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन में हाथ नहीं डाल दिया तो। Exactly. बिल्कुल। एक ब्लॉग पे नॉर्मली अगर न्यूबी वेबसाइट बनाना चाहता है, आपके ख्याल में उस पर कितना कॉस्ट आ सकता है? देखें, ब्लॉग पे कॉस्ट आने का कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, KGR। आप भी जानते हैं, आपने वीडियोस बनाई हैं, मैंने भी बनाई हैं कि KGR क्या है। KGR बेसिकली बेस इस चीज़ पे करता है कि आपने एक ऐसा कीवर्ड ढूंढा है जो किसके ऊपर वॉल्यूम भी है थोड़ा बहुत और कंपटीशन भी है लो, तो आपके लिए वो अच्छे से काम करेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ उसके वॉल्यूम को देख के उसकी अपनी जगह तलाश करनी होती है। अगर आप उस जगह तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें से। ऐसे ही है। गूगल आजकल अगेंस्ट जा रहा है कमर्शियल कंटेंट। वो चाहता है कि अगर आप कमर्शियल कंटेंट लिखते हैं तो आपके पास वो प्रोडक्ट हाथ में होना चाहिए। Exactly. ताकि आप उसको उसी तरीके से वो मैसेज कन्वे कर सके, उसके फीचर्स को लोगों के साथ शेयर कर सके, डिस्क्राइब कर सके। क्या समझते हैं, कमर्शियल कंटेंट पे कितना फोकस होना चाहिए, इंफॉर्मेशनल पे कितना होना चाहिए, रेशो आपके माइंड में क्या है? देखिए, मैंने जो उसका फार्मूला बनाया ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि 20% आपका कमर्शियल होना चाहिए और 80% जो है वो आपका इंफॉर्मेशनल होना चाहिए। पर बिलीव मी कि आपकी रिसर्च फिर यहाँ मैटर करेगी। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशनल को क्यों इतना फोकस किया जाता है? क्योंकि ब्लॉग बेसिकली, ब्लॉग वर्ड ही वहाँ से निकला है जब आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ। जब आप कमर्शियल की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो कमर्शियल आपको कैसे आउटपुट दे सकता है? क्योंकि आपने मॉडल ही बताया गूगल को कि मैं सिर्फ कमर्शियली इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ, पर इन्फॉर्मेशनल आना ज़रूरी है। बात थोड़ी टेक्निकल ज़्यादा हो जाएगी, मैं चाहता हूँ कि इसके साथ डिस्कस हो जाए। वो इसलिए है कि देखें, आपके पास भी आते हैं, मेरे पास भी बच्चे आते हैं कि जी ये देखें हमने रिसर्च की है, ये वेबसाइट है, इसको टारगेट है, ये रैंक हो रही है, विदाउट बैकलिंक ये रैंक हो रही है, मैं भी बनाऊँगा और ये रैंक हो जाएगी। पर वो नहीं होती। क्यों? क्योंकि बेसिकली इंटरलिंकिंग का बड़ा बेनिफिट है। आपने एक कमर्शियल आर्टिकल को जब टारगेट किया, उससे रिलेटेड आपने 10 इंफॉर्मेशनल कंटेंट के आर्टिकल्स बना दिए, यानी कि क्लस्टर आप कह सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। वो 10 इंफॉर्मेशनल जो कि रिलेटेड है एक कमर्शियल आर्टिकल से, आपने उस 10 में से इंटरलिंक कर दिया अपने उस एक कमर्शियल आर्टिकल को, और उन 10 इंफॉर्मेशनल आर्टिकल की बैकलिंकिंग की आपने, जिससे उसकी अथॉरिटी हाई हो गई। उसकी पावर आपने 10 आर्टिकल की उठाकर उस एक कमर्शियल को दी, और जब वो आपको रैंक हुआ नज़र आ रहा था बगैर बैकलिंक के, तो बेसिकली उसने अथॉरिटी रीडायरेक्ट कर रखी होती है जो आपको नज़र आ रहा होता है। तो अगर आप डीप ऑडिट नहीं करेंगे तो फिर फिर जो वो फैक्टर मैं बता रहा था कि नहीं रैंक हो सकेगा आपसे, तो वो फैक्टर फिर आता है कि आपने इस एंगल से चीज़ों को नहीं देखा होता। बेहतरीन, बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। एज ए न्यूबी मैं वेबसाइट स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे कितने कीवर्ड्स कम से कम मेरे हाथ में होने चाहिए? कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए? जो कि ऑफ कोर्स आपने बता दिया KGR, लेकिन कौन सा टूल बेस्ट होना चाहिए? और उसके साथ साथ आपके ख्याल में एक न्यूबी के लिए कितना कंटेंट मंथली पब्लिश करना चाहिए? देखें, कंटेंट जब आप बात करते हैं ब्लॉग बनाने की, उसका स्टेप सिंपल सा ये है कि देखें, एक माइक्रो नीच आपने पकड़नी है। उस माइक्रो से रिलेटेड आप कीवर्ड जितने पॉसिबिलिटी है उसके अंदर वो आप कंप्लीटली करें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहे हैं, उसको छोड़ दे, कोई कम एरिया में आ जाए जिसमें आपका 20-30 आर्टिकल्स में वो नीच, माइक्रो नीच कवर हो जाए। अच्छा, होता क्या है कि लोग जो है वो इतने मल्टीपल चीज़ें, बिगिनर स्पेसिफिकली गलती करते हैं। वो समझते हैं कि ये न्यूज़ चला रहा है, मैं न्यूज़ भी उसमें डाल दूँ, ये स्पोर्ट्स पे काम कर रहा है वो भी डाल दूँ, तो आप वो दुकान बना देते हैं। दुकान बना देते हैं। बेसिकली गूगल लाइक स्पेशलिस्ट,
तो जब आप स्पेशलिस्ट की बात करते हैं तो फिर आपको एक माइक्रो नीच पर ग्रिप होनी चाहिए। ग्रिप होने के लिए आपने उस स्पेसिफिक आर्टिकल को, स्पेसिफिक टॉपिक को खोल के रख देना है कि उसमें कोई ऐसी बात ना बच जाए जो आप मिस कर रहे हो। तो जब आप कोई बात नहीं मिस कर रहे हैं तो उसके बाद अगला फैक्टर आता है कि 20-30 आर्टिकल में वो एक चीज़ कंप्लीट हो जाए। आपने ऊपर से चीज़ को शुरू नहीं करना, नीचे से शुरू करना है, छोटी छोटी चीज़ें। उसमें 4 प्रोडक्ट्स है, 4 प्रोडक्ट्स को आप डीपली एक्सप्लेन करें, उससे ऊपर वाली कैटेगरी पे आ जाए, उससे ऊपर वाली कैटेगरी पे आ जाए। और जब स्पेशलिस्ट के बाद दूसरा फैक्टर ये आता है कि गूगल अपडेट मांगता है कंटेंट को। अब इसमें 2 तरह की अपडेट होती है। एक तो आपने कम से कम वीकली एक दफ़ा ब्लॉग को अपडेट होना ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ नई चीज़ होती है इनको अपडेट होने की ज़रूरत नहीं होती है, पर अगर आप उसका फ्यूचर अच्छा रखना चाहते हैं अपने ब्लॉग का तो फिर आपको अपडेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि कंटेंट आप अपलोड करें न्यू आर्टिकल की शक्ल में। दूसरा फैक्टर आता है, अगर वो नीच कंप्लीट हो चुकी है तो फिर आप जो कंटेंट उसके अंदर है उसको अपडेट करने की कोशिश करें, क्योंकि उससे भी जब क्रॉलर देखता है कि अपडेट हो रही है उससे भी अथॉरिटी इंप्रूव होती चली जाती है। तो जब जो चीज़ें आ गई तो उसके बाद फिर आप जब अपने स्टेप बाय स्टेप जब चीज़ों को अपने इम्प्रूव करना है तो फिर अब उसमें अपना लेवल बनाएंगे। एक मैं ये कहता हूँ कि अगर आप टारगेट बनाते हैं कि जी, लोग ना मोटिवेटेड होते हैं बिगिनर, शुरू में तो बड़ा काम करते हैं, महीने 2 महीने देखते हैं कि पैसे नहीं आ रहे, छोड़ देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप एक रोड मैप बनाएं 6-8 महीने का। आप अपनी चीज़ों को स्केड्यूल कर दें, ऑटो पब्लिश पे लगा दें, ताकि वो जब आप उसको 6-8 महीने अगर छोड़ भी देंगे ना तो आपने, अगर आपकी प्लानिंग स्ट्रांग होगी ना, उस नीच को कम्प्लीटली आपने कवर कर रखा होगा, तो बिलीव में अगर आप 8 महीने के लिए चले भी गए ना, उसको खोल के देखेंगे तो वो चलना शुरू होगी क्योंकि आपने रिसर्च अच्छी की हुई है और उसको आपने फुली एक प्रोफेशनल ब्लॉग की तरह पूरी नीच को कवर कर रखा है, वो ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगी। ज़बरदस्त हो गया। कंटेंट के अलावा वेबसाइट पे कौन से इंपॉर्टेंट पेजेस होने चाहिए जिनको गूगल वैल्यू देता है? देखें, वैल्यू पिलर पेजेस होते हैं, आपकी हिरार्की बहुत ज़्यादा मैटर करती है, साइलो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 3 लेवल में अपनी वेबसाइट को आप मैनेज करने की कोशिश करें, मतलब ये 3 क्लिक्स करे तो आपके 3rd लेवल में वो आ जाए। तो अपना स्ट्रक्चर ऐसे डिज़ाइन करना है आपने कि 3 लेवल में आपकी चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाएं। तो उसमें आप इंटरनल लिंकिंग से भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे के जी क्या 3 लेवल में कैसे करें जी, यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है। बेसिकली आपने जो इंटर लिंकिंग करनी है वो एक कैटेगरी, एक नीच में, मतलब सेंस बनाया ना कि आप एक शॉप में जाते हैं, एक डिपार्टमेंट में जाते हैं, उस डिपार्टमेंट में जाके आपको प्रोडक्ट मिलती है, तो अपने ब्लॉग को भी आपने ऐसे समझना है कि एक आम बंदा आ गया, उसकी इंटरलिंकिंग आपने उसी को देखते हुए करनी है। मतलब ये नहीं कि अगर आपको योस्ट या रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं या किसी टूल की ऑडिट रिपोर्ट आप देख रहे हैं और वो कह रहा है जी इस पेज के ऊपर इंटरलिंक नहीं लगा तो लगाओ, तो आप ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं से जोड़ दें। रेलिवेंसी जो है वो मैटर करती है, और ये रेलिवेंसी ही आपको, क्योंकि AI का ज़माना है और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जज हो जाती हैं, तो इसलिए आप उसको नेचुरली लिंकिंग करें। टूल की आपने बात की, मेरा फेवरेट जो है वो HRF है और हमेशा रहेगा, क्योंकि जितनी यूज़र फ्रेंडली उसका इंटरफेस है, जितनी आसानी से चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं, और बहुत अच्छा जो है वो उनकी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, हम लोग भी बनाते रहते हैं उसके बारे में, तो वो जो है बेस्ट टूल है। उसको उसके ऊपर अगर आपकी ग्रिप हो गई कि टूल आप HRF अगर घोल के पी गए तो फिर बिलीव में आप ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। स्ट्रेट जाते हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन, रैंक मैथ वर्सेस SEO प्रेस। मैं रैंक मैथ करता हूँ। रैंक मैथ पर्सनली लाइक करते हैं। आपने बात की AI का दौर है और AI को पर्सनली मैं बड़ा प्रमोट कर रहा हूँ, उस पर कोर्स भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है। क्या कहते हैं AI के हवाले से आपका माइंडसेट कैसे बना हुआ है, क्या समझते हैं? देखिए, मैंने आपको भी एक जगह पकड़ा, हमने इसी टॉपिक पर डिस्कशन भी की कि AI के पीछे जो है वो आप पड़े हुए हैं। तो देखें, AI का दौर तो है और इसमें कोई शक नहीं है कि सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएगी, और गूगल खुद भी कहता है कि मैं ये नहीं देखता कि प्लेजराइज कंटेंट है या डुप्लीकेट कंटेंट है, मैं ये देखता हूँ कि इन्फॉर्मेशन को मैनेज कैसे किया हुआ है, वैल्यू एडिशन। और फिर मेन चीज़ ये कि ड्वेल टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो कि इस सारी चीज़ों से ऊपर आके खड़ा हो जाता है। ड्वेल टाइम क्या है कि यूज़र आपकी वेबसाइट पर आ गया, अब आपका काउंटडाउन शुरू हो गया, अगर वो आपकी टॉप 10 पोजीशन में से बैक बटन वापस गूगल पे जाता है सर्च करने के लिए, वो कितने टाइम में जाता है ये काउंटडाउन नोट हो रहा है। अगर आप उन पोजीशन पे हैं, ऊपर वालों से बेहतर ड्वेल टाइम दे देते हैं, तो आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है। अब इसके ऊपर बहुत लंबी डिबेट है जी कि कंटेंट कैसा होना चाहिए, पिक्चर कैसी होनी चाहिए, थीम कैसा होना चाहिए, जो आपके यूज़र को पकड़ ले और बिठा दे आपके कंटेंट पे। डेफिनेटली फर्स्ट पैराग्राफ की 99% इंपॉर्टेंस है। अगर उसमें आपने कैप्चर कर लिया वो पूरा आर्टिकल पढ़ लेगा, अगर वो
पहला आर्टिकल पे आपने फोकस नहीं किया, तवज्जो से नहीं बनाया हुआ, तो बिलीव मी आप स्ट्रगल करते रहेंगे। ऑन साइट बैकलिंक सब कुछ आप कर लेंगे, वो फिर भी रैंक नहीं होगा। ये देखा। सो अगेन मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, थोड़ा सा इसी से रिलेवेंट है। एआई का दौर है, हर चीज़ एआई से हो रही है। जब एआई की बात आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे गूगल तमाम तर कंटेंट को जो है वो थ्रू एक आर्टिफिशियल सिस्टम बोट्स मैनेज कर रहा है, वहाँ पे एक चीज़ माइंड में आती है जो कि न्यू यूज़र के लिए है, दैट इज सैंडबॉक्स। बिल्कुल। सो असबर अली का गूगल सैंडबॉक्स के बारे में क्या ख्याल है? देखें, जब गूगल ने कह दिया कि मैंने जो है प्लेजराइज कंटेंट नहीं देखना और कंटेंट की क्वालिटी इतना फोकस नहीं रखनी, और जब आप एआई कंटेंट की बात करते हैं फिर सैंडबॉक्स की परेशानी लोगों को लग जाती है। तो देखें, ये ना एक एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम के मैकेनिज़्म में अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो उसको आप सैंडबॉक्स का नाम दें, किसी और चीज़ का नाम लें, चाहे अपनी कोताहियाँ देखें आप, क्योंकि बहुत आसान लगता है ना कि आपने एफर्ट की नहीं और आप कह रहे जी सैंडबॉक्स में आगे फंस गई। फंसती है, बिल्कुल फंसती है। इसका जुगाड़ भी है। जुगाड़ ये है कि आप कोई रनिंग वेबसाइट ले लें, एक्सपायर्ड डोमेन ले लें, चांसेस कम हो जाते हैं आपके एक्सपायर्ड डोमेन आने के लिए। पर उस सैंडबॉक्स के टाइम पीरियड को कम भी कर सकते हैं आप। कम करने के मुख्तलिफ प्रोसीजर है कि आप नेचुरली जो है वो उसकी, जिस तरह एक बिज़नेस होता है, जब बिज़नेस लॉन्च होता है उसका टिकटॉक भी बनता है, उसका फेसबुक पेज भी बनता है, पिंटरेस्ट भी बनता है, मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, और उसकी एक ग्राउंड बनाया जाता है गूगल को दिखाने के लिए कि ये प्रॉपर बिज़नेस है। हम लोग क्या करते हैं, बिगिनर जो फंसते हैं आके इसमें, वो ये होता है कि हम बस अपने ब्लॉग होता है और वही ब्लॉग ही सब कुछ होता है। हम इधर उधर का नहीं सोचते कि जी एक जेन्युइन बिज़नेस होता है। आज एक कंपनी लॉन्च होती है, वो पूरी दुनिया में हर जगह पे ब्रांडिंग कर देती है, वो ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है। तो आपका ब्लॉग भी बेसिकली एक बिज़नेस है जो कि आपने खड़ा किया है। अगर उसकी सराउंडिंग में आप ये चीज़ें बिल्ड कर लें, सोशल मीडिया की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना दें, हर चीज़ वहाँ शेयर हो रही हो, बजाय आप सिर्फ उसके लिंक पकड़ पकड़ के शेयर कर रहे हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखें, वही आर्टिकल अगर अपने ब्लॉग पर लिख रहे हैं उसका ओवरव्यू एक फेसबुक पेज पे दें, क्योंकि उससे रीच बेहतर हो जाएगी। हैशटैग यूज़ करें, तो उससे आपका सैंडबॉक्स का पीरियड कम हो जाएगा। ये फेज़ आता है, 3 से 6 महीने तक चल सकता है, पर अगर आप क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो जल्दी से जल्दी निकल सकते हैं। भाई जैसा कि मैंने कहा कि फील्ड का बंदा मिलता है तो बंदा कहता है भाई क्वेश्चन। इस वक्त मेरा दिमाग जो है एनसाइक्लोपीडिया बना हुआ है, उनकी हर बात के साथ मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन होने चाहिए। बट मैं इस वक्त कैमरा और मेमोरी कार्ड का भी सोच रहा हूँ। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग के बारे में रोल बताए, एक न्यूबी के लिए किस पे फोकस करना चाहिए? ऑन पेज एंड ऑफ पेज जैसे आप बोल लें। बिल्कुल, देखें, बिगिनर रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए एक्सटर्नल लिंकिंग ऑफ पेज की। अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि अच्छा बैकलिंक क्या होता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप गेस्ट पोस्ट पैसे दे के ही लेंगे, फ्री बैकलिंक से भी काम चल जाता है। पर बात वहीं घूम फिर के पहले सवाल की तरफ आ जाती है कि अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च से लो कंपटीशन कीवर्ड को फोकस करके की हुई है आपने, तो फिर आपको एक्सटर्नल लिंक पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, आपको जाना चाहिए, उसके फैक्टर्स हैं, पर अगर आपने इंटरनल लिंकिंग करते हुए उस टॉपिक को इतना खोल के रख दिया है कि अगर इन्फॉर्मेशन है, ड्वेल टाइम आपका अच्छा है, तो फिर वो चीज़ें इंप्रूव होती चली जाएंगी। पर जब हम ऑफ पेज एसईओ की बात करते हैं, वो टेक्निकल हो जाते हैं और लोग डरते भी इसलिए हैं क्योंकि पेनल्टीज़ भी उसी तरफ से आती हैं। वो इसलिए आती हैं कि आपकी नॉलेज जो है वो उसमें वीक होती है। पर अगर आप उसको सेफली प्रैक्टिस के थ्रू करें, जिसमें आप पिलर पेजेस टेक्निक है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप रीडायरेक्ट करके अथॉरिटी को लेके आ सकते हैं, यानी कि आपके जो आपके मनी पेजेस हैं, जहाँ से आपने मनी मेकिंग करनी है, उसको आप सेफ रखें, अपनी रैंकिंग को डाइवर्ट करें, जिस तरह मैंने पहले कहा आपको, तो उसमें आपकी सेफ्टी के चांसेस कम हो जाएंगे। तो कि आपकी बात वहीं आके रुक जाती है कि जितनी आपने कीवर्ड रिसर्च पे मेहनत की होगी, बिलीव मी, ब्लॉग बनाना एक दिन का काम भी नहीं है, घंटे का काम भी नहीं है। आपकी कीवर्ड रिसर्च से दिन, महीने, हफ्ते ले लेती है, उसको आप दें, क्योंकि अगर गलत सिलेक्शन आपने कर दी तो फिर आपके लिए खुद मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वाह, मुझे पता है कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिस टाइम हमें पता भी नहीं था। सो अगर आप यहाँ पे चूँकि फ्रीलांसिंग की तरफ भी आएंगे, लेकिन आप एडसेंस पे भी काम कर रहे हैं, एफिलिएट पे काम कर रहे हैं, मज़ा किस में आ रहा है? देखें, मज़ा मैं कंपैरिजन, ये बड़ा हॉट टॉपिक भी है कि जी गूगल एडसेंस वर्सेस एफिलिएट। अब जो गूगल एडसेंस बेस्ड वेबसाइट है ना, जब से गूगल एडसेंस ने ये जो साइट की वेरिफिकेशन वाला सिस्टम जब से लाया है ना, उसके बाद से
लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया। कम इसलिए हो गया कि हमें अट्रैक्ट करती है वो इनकम जो हम फ्लिप करने के बाद उसको रिसीव करते हैं। तो फ्लिप करने के बाद जो है वो जो रिसीव होती है आपको इनकम, आपने किसी एडसेंस की वेबसाइट बनाई, जब एडसेंस की वेबसाइट बनाई तो उसके बाद जब आप उसको सेल करने जाते हैं वो अगला कहता है जी पता नहीं है मेरे पास अप्रूव होगी नहीं होगी, कोई क्या मसले हैं, किस तरह से है, तो वो इंटरेस्ट कम कर देते हैं। तो जो आपको बड़ी इनकम मिलनी होती है, क्योंकि हम कहते हैं ना 2 से 3 साल की इनकम आपको एडवांस में मिल जाती है, तो वो आपको एफिलिएट वेबसाइट ही देती है। तो इसलिए मॉडल वो अच्छा है ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, पर अगर आपके हाथ को ऐसी नीच लग गई है गूगल एडसेंस में तो फिर आप एडसेंस एफिलिएट को भी भूल सकते हैं। फिर आप दोनों को भी इवन चला सकते हैं साथ में। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तो शॉर्ट से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, आप ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, अगर इनमें से एक को चूज़ करना पड़े कौन सा चूज़ करेंगे? डेफिनेटली जिसके बारे में बात कर रहे हैं और पूरी वीडियो हमने बनाई है मैम, तो एसईओ और ब्लॉगिंग को ही फोकस रखें, क्योंकि फ्रीलांसिंग में मसला वही है कि जो अनस्टेबिलिटी है ना, वो शायद मेरी नेचर ऐसी नहीं है तो इसलिए मैं वहाँ कंफर्टेबल नहीं होता। पर शायद फ्रीलांसर ऐसे भी हैं मेरे सराउंडिंग में जो मेरे से भी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, पर वो हर बंदे की नेचर होती है, वहाँ कंफर्टेबल नहीं होते। हम क्लाइंट की गालियाँ नहीं सुन सकते, इसलिए जो है वो हमें वहाँ दिल नहीं लगता, तो इसलिए हम एसईओ और ब्लॉगिंग को ही फोकस रखते हैं। पर मैं डिस्करेज नहीं कर रहा फ्रीलांसर्स को, फ्रीलांसर जो है वो हमारी सोसाइटी का असासा है और जो है वही से स्टार्ट होता है वही सब कुछ है, ऐसे ही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि बड़ा आजकल मार्केट में आम है और मैं हर बंदे से पूछता हूँ, डिग्री वर्सेस स्किल्स। देखें, डिग्री की इंपॉर्टेंस वहाँ तक है जब तक आपको गूगल जो आपको समझा रहा है वो समझना आ जाए, शऊर आ जाए आपके अंदर। वो शऊर आपको कहीं से भी मिल सकता है, वो शऊर एक्सपीरियंस से ही मिल सकता है। वो शऊर जो है, अब देखें छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं, कि जो बिजनेसमैन होता है ना, पीछे से बिजनेसमैन होता है जिसके पेरेंट्स जो है वो बिजनेसमैन है, आप देखेंगे वो मार्केट में आएगा और छा जाएगा, उसका बिज़नेस फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि उसके पास एक्सपीरियंस होता है। अब यहाँ पर हम MBA की डिग्रीज़ करते हैं और उसके बाद बिज़नेस करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। हमारा जो जितना भी एजुकेशन सिस्टम है वो सपोर्ट कर रहा है आपको कि बॉस को कैसे सेटिस्फाई करना है, सिस्टम कैसे लेना है, अपनी इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है, वो बेसिकली थ्योरी में इतना उलझा दिया है कि वो मेन बात से जो है वो डी ट्रैक हो गए। तो इसलिए डिग्री की इंपॉर्टेंस वहाँ तक ही है जब तक कि आपको शऊर मिल जाता है, चीज़ें समझनी आ जाती है। नहीं तो अब देखें वो दौर करीब दूर नहीं है कि गूगल ही जो है वो आपको सब कुछ गूगल से ही मिल जाएगा, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी चीज़ों पे, ज़िंदगियों पे ऐसा छा जाएगा कि ये डिग्री शिग्री जो है वो हम बहुत दूर तक जो है भूल जाएंगे और स्किल्स ही इंपॉर्टेंस रखेंगे हमेशा। थैंक यू वेरी मच असफर भाई, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से काफ़ी डिटेल से वो क्वेश्चन जो कि मैं काफ़ी टाइम से लोगों के साथ शेयर कर रहा था डिफरेंट वीडियोस में, आपने काफ़ी डिटेल से विद एक्यूरेट पॉइंट्स और जो कि आइडिया था, आपका एक्सपीरियंस था, उसके अकॉर्डिंगली आपने शेयर कर दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। गाइस, तो अगर आप ब्लॉगिंग के बारे में और जानना चाहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, फॉलो करना ना भूलिएगा। और फॉलो करने के साथ साथ अगर कमेंट भी हो जाए कि भाई आपकी वीडियो देखी थी बहुत अच्छा लगा था, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसी के साथ लास्ट मैसेज की तरफ जाते हैं, ऑडियंस के लिए मैसेज और उसके बाद इस इंटरव्यू को वाइंड अप करते हैं। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में है लेकिन टाइम इज़ शॉर्ट, सो ओवर टू यू। देखिए, लास्ट मैसेज मेरा यही है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। आप फ्रीलांसिंग में हैं, आपका दिल करेगा ब्लॉगिंग में चला जाऊँ, वो अच्छी फील्ड है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर फील्ड के अंदर अपने मसले मसाइल हैं और हर फील्ड के अंदर आपको स्ट्रगल चाहिए होती है। तो अगर आप किसी डायरेक्शन में हैं और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपने गेन कर लिया है तो बिलीव मी उससे अच्छी फील्ड कोई नहीं है। हर फील्ड में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। जो ये सवाल करते रहते हैं कि जी किसका स्कोप है, तो बंदे का स्कोप है, फील्ड का स्कोप नहीं है। फील्ड तो हर 4 दिन बाद 5 दिन बाद चेंज हो रही होती है, तो इसलिए फील्ड आपकी अपनी है, आपका अपना स्कोप है। एक चीज़ पकड़ें और उसमें मास्टर हो जाएं तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और तरफ देखने की। तो बस आप इधर उधर, वो घोड़ा होता है ना, वो आंखों के इधर उधर लगा देते हैं और सिर्फ सीधा नज़र आता है, तो बस सिर्फ सीधा देखें, आपको रास्ता खुद ही नज़र आता जाएगा और इधर उधर डी ट्रैक जो है वो ना हो।
थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको आइडिया हुआ होगा। एंड अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो अगेन बताता चलूँ, असबर अली चैनल को मस्ट आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। रेगुलर बेस पे वेरिएबल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होते हैं। इनका फेसबुक का लिंक जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो अगर आप उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं आप इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ इस इंटरव्यू को वाइंड अप करते हैं। वंस अगेन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुल्तान आके वो कहते हैं ना, पैसे पूरे हो गए तो पैसे पूरे हो गए हैं। एंड आई एम श्योर कि यूज़र्स को बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। इसी के साथ मुलाकात होती है नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पामान। अल्लाह हाफिज़।